नमस्कार, आज है तारीख 8 जुलाई, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं अदिति शर्मा। 9 साल से लापता जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने किया मंजूर, लेकिन मां ने कहा बरकरार है उम्मीद। और दिल्ली क्राइम ब्रांच और सीबीआई एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ढूंढने में नाकाम रहे कि क्या मैसेज जाता है बाहर विदेशों में लोगों को कि कैसी है वहाँ की पुलिस। जानेंगे क्या है ये पूरा मामला और सीबीआई की रिपोर्ट में क्या है। तो सीबीआई ने कहा कि उन्होंने ये सब देखा और देख के भी उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे वो ये बोल सकें कि ये जो 9 छात्र हैं ये नजीब के गायब होने के पीछे थे। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने की बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात। इस दौरान नेतन्याहू बोले, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नामित। I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. विशेषज्ञ से समझेंगे गजा में युद्ध विराम को लेकर मामला कहां फंसा है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया की खबरें आदित्य शर्मा से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान ईरान से जुड़े संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईरान अगर बातचीत करना चाहता है तो हम तैयार हैं। You remember when it was done, I sort of said, what's the purpose of talking? It's been knocked out completely. ट्रंप कह रहे हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा होगा कि बातचीत का मकसद क्या है। बातचीत पूरी तरह बंद हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की है और मैं मीटिंग करूंगा। अगर हम कुछ समझौता कर पाते हैं तो ये अच्छा होगा। वो मिलना चाहते हैं और हम मीटिंग करेंगे। अमेरिका के टेक्सास राज्य में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, लेकिन कितने लोग लापता हैं इस बारे में अभी साफ तौर पर जानकारी नहीं है। इस इलाके में राहत कर्मियों ने लापता लोगों को खोजने की तलाश तेज कर दी है, लेकिन यहाँ और भी बारिश का अनुमान है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है लापता लोगों में कोई भी जिंदा ना बचा हो। वहीं दक्षिण पूर्वी यूरोप के कई हिस्से मौसम की मार झेल रहे हैं। जंगल की आग और धूल भरी आंधियों से यहाँ कई इलाके प्रभावित हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री से ज्यादा हो गया है और यहाँ रोज जंगल में आग लगने की लगभग 50 घटनाएं हो रही हैं। वहीं सर्बिया में अधिकारियों का कहना है कि अकेले सोमवार को देश में आग लगने की 620 घटनाएं हुई हैं। उत्तर की तरफ क्रोएशिया, हंगरी और स्लोवाकिया में आंधी से पेड़ उखड़ने और सड़क और रेल यातायात बाधित होने की खबरें हैं। नेपाल में अधिकारियों का कहना है कि चीन से सटी उसकी सीमा के पास रुसुवा में एक पुल के बाढ़ में बहने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग लापता हैं। लापता लोगों में चीन के 6 नागरिक और नेपाल पुलिस के 3 कर्मचारी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार मुहैया कराएगा। बीते हफ्ते ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका यूक्रेन को दिए जाने वाले जरूरी हथियारों के कुछ शिपमेंट्स पर रोक लगाएगा। यूक्रेन ने ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया है। ट्रंप का कहना था कि रूस के हमलों से बचाव करने में यूक्रेन को सक्षम होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो ब्रितानी पीएम कीयर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने और रूस यूक्रेन युद्ध विराम होने की सूरत में यूक्रेन की मदद के लिए एक संयुक्त सेना को लेकर बात हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने केन्या में सोमवार को हुए प्रदर्शनों के दौरान ताकत के इस्तेमाल को लेकर पुलिस की आलोचना की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलियां चलाई थीं, आंसू गैस के गोले दागे थे और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया था। इस दौरान कम से कम 11 लोगों की मौत हुई। आज पॉडकास्ट की शुरुआत गुमशुदगी की एक ऐसी पहेली से जिसे देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी भी नहीं सुलझा पाई। और मामला है जेएनयू के छात्र नजीब अहमद का, जो 2016 में वहां से बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी कर रहे थे। अचानक एक दिन वो यूनिवर्सिटी कैंपस से लापता हो गए। मानसी,
15 अक्टूबर 2016 ये वो तारीख थी जब नजीब लापता हुए और ये मामला कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा। दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई तक नजीब अहमद की तलाश लेकिन सबने यही कहा कि कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है। और फिर बीते महीने 30 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की केस बंद करने वाली रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने हर पहलू से जांच कर ली, लेकिन इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। और जिस दिन नजीब लापता हुए थे उसके एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर 2016 की रात को नजीब जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में अपने कमरे में बैठे थे और आरोप है कि उस वक्त उनके और एबीवीपी के कुछ स्टूडेंट्स के बीच हिंसक झड़प हुई थी। हाँ, और परिवार का दावा है कि उस दौरान नजीब को जान से मारने और गायब करने की धमकियां दी गईं। बात मां तक पहुंची और उनकी मां अगले दिन ही बदायूं से दिल्ली के लिए निकली, लेकिन जब तक वो पहुंचती नजीब गायब हो चुके थे। बीबीसी की टीम उत्तर प्रदेश के बदायूं में नजीब के घर पहुंची, जहां नजीब के माता पिता से उनकी मुलाकात हुई। नजीब की मां फातिमा नफीस और पिता नफीस अहमद को यकीन है कि उनका बेटा एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उनकी दिल्ली पुलिस और सीबीआई से कई शिकायतें भी हैं। उन्होंने बीबीसी संवाददाता प्रेरणा से बात की। आज तक पता ही नहीं चला। 9 साल हो गई, 9 साल से मैं ढूंढते ढूंढते पर दुआएं करते करते अधमरी हो गई हूँ, लेकिन किसी को कोई ये सब नहीं है। पर वो लोग नहीं जानते हैं मेरा रब बहुत बड़ा रहीम है। उसकी लाठी जब पड़ेगी ना, ये अपने मुंह से बोलेंगे, कभी मैं हूँ ना हूँ, पर ये लोग कभी सजा तो पाएंगे उसकी। मैं तो चाहती हूँ हमारा कोर्ट उन्हें सजा दे, कोर्ट से मुझे न्याय मिले। जो लोगों का भरोसा कोर्ट पे बना रहे। इतना बड़ा केस और कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। अगर कोई मुसलमान उसमें होता तो क्या करते ये लोग? किसी हिंदू को मारा होता, नजीब ना होकर रमेश होता, तो ये ऐसे ही छोड़ देते कि तो उसके घर ढहा देते, उस पर बुलडोजर चला देते। क्या क्या करते ये लोग? क्यों नहीं पूछा किसी घर वालों से जाके कहाँ है तुम्हारे बेटे और क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर क्यों नहीं सख्ती की गई? देश की इतनी बड़ी पुलिस, दिल्ली की पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच और सीबीआई एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ढूंढने में नाकाम रहे कि क्या मैसेज जाता है बाहर विदेशों में लोगों को कि कैसी है वहाँ की पुलिस, क्या है वहाँ की सीबीआई, सिर्फ छापे मारने के लिए। उस बच्चे को मैं भूल तो नहीं सकती, भूलने वाली चीज़ तो है नहीं, पर इन बच्चों के लिए मुझे अपने आप को संभालना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त आंखों में आंसू देख के इन्हें भी तो परेशानी होंगे। दुआ में हमेशा मेरे रहता है वो। चारों बच्चे मेरी दुआ में रहते हैं, सबसे पहले वही रहता है। और वो मेरा यकीन है वो जहाँ भी होगा ठीक होगा, जहाँ भी होगा अल्लाह की रहमत से नवाज देगा उसे। मुझे पता चल जाना चाहिए हुआ क्या है, वो मैं जानना चाहती हूँ। वो जान जाऊँगी मैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। जब क्लोजर रिपोर्ट आई 2018 में, उसके बाद क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी? इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ कोर्ट में ही रही है। कोई सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की है, कुछ नहीं किया। ये सिर्फ कुछ नहीं हुआ है। ये सोचा है कि नजीब की मां के हम पैरों फेर लेंगे और दूसरा तमाचा शाम को न्यूज़ से पड़ेगा। 9 साल बीत गए, तो इस दौरान वो कौन सी चीज़ आपको हिम्मत देती रही लड़ने के लिए? माँ अपने आप में खुद हिम्मत होती है। माँ जो होती नहीं, देखते ना आप, जानवर भी होता है ना, तो वो भी अपने बच्चों को छुपाता है, पहले अपने आप को आगे रखता है, बच्चों को पीछे कर देता है। तो हर माँ ऐसी होती है अपने बच्चों के लिए जान लड़ाने वाली। लेकिन मेरे साथ मेरा यूथ था, पूरी यूनिवर्सिटीज़ थी सारी, और मीडिया था मेरा, सारा लोग मेरे साथ थे, इसलिए मेरी हिम्मत आज तक बाकी है। नजीब के पिता नफीस अहमद का कहना है कि उनकी पत्नी ने बेटे को तलाशने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। बहुत मेहनत करी, जान तोड़ के, रात हो या दिन हो, बच्चों के लिए मतलब ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी। अब फिर ये है कि बच्चा हमारा नहीं है, हमारे पास था। कितनी हमें तकलीफ़ है, कितनी परेशानी है हम जानते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं अकेला निकल जाऊँ, इन्हें बगैर बताए किसी को, सब घर में किसी को नहीं बोलूँगा, निकल जाऊँ और पूरे जहाँ जहाँ तक मेरी हिम्मत है वो ढूंढता फिरूँ शहर शहर। ये कह रहे थे नेम प्लेट लगाओ दरवाजे पे, नजीब समझे का पुराना वाला घर तो है नहीं, ये कैसा हो गया घर। हाँ, तो उसे पता है मस्जिद के सामने घर है, तो मैं ये पूछेगा ना इसमें कौन रहता है, वो तो चल जाएगा कौन रहता है। वो देखूंगा किधर रखी है, नेम प्लेट लगा ही दूंगा। क्या करें, बस यही दिमाग में रहता है हर वक्त कि सोते जागते खाना खाते हुए कहीं भी जाते होते हैं, तभी यही रहता है कि किधर है नजीब, कहाँ है, क्या करें। बस जब तक हिम्मत है, जान में जान है, लड़ेंगे।
कोशिश जारी रहेगी हमारी। 9 साल हमारा बच्चा मिल जाए तो हम हाथ से सब खत्म कर दें, सब जो भी हो। तो ये थे नजीब अहमद के माता पिता जो 9 साल से बेटे के लौटने की उम्मीद बांधे बैठे हैं। उनसे बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता प्रेरणा। और अब जरा ये समझते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले 2016 से जब से शुरू करें, नजीब की मां ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। हाँ मानसी, एफआईआर दर्ज हुई। फिर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर एक आंतरिक जांच भी शुरू कर दी थी। इसमें 9 स्टूडेंट्स का नाम सामने आया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनसे जब पूछताछ उन्होंने की तो उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले। नजीब की मां फिर हाईकोर्ट पहुंची और साल भर बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। और 1.5 साल तक जांच के बाद 2018 में सीबीआई ने अदालत को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि नजीब को ढूंढने की तमाम कोशिशें की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया, इसीलिए केस को बंद कर देना चाहिए। इस रिपोर्ट के खिलाफ नजीब की मां ने एक प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की और सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। और अब पिछले महीने कोर्ट ने सीबीआई को केस बंद करने की जो रिपोर्ट है उसको मंजूरी दे दी है। किस आधार पर ये फैसला लिया गया और सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें क्या है, ये समझने के लिए हमने बात की कानूनी मामलों के बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार से। जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट फाइल की थी वो 2018 अक्टूबर में फाइल की थी। उसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने वो जितनी भी आपके स्ट्रैंड्स एविडेंस के जिसको परस्यू कर सकते थे वो उन्होंने किया, और उसके बाद भी उन्हें कोई भी एविडेंस या सबूत नहीं मिला कि नजीब कहाँ गए हैं। खुद से गए बाहर या फिर उनको किसी ने कोई चोट पहुंचाई और कुछ किया। तो उसके बारे में सीबीआई ने अपनी एक लिस्ट दी है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ देखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तो कुछ 500 विटनेसेस को एग्जामिन किया, सारे फ्लाइट रिकॉर्ड्स देखे, ट्रेन का उस समय के जो आसपास के दिनों के जितनी भी ट्रेन की लिस्ट है कि किन लोगों ने ट्रैवल किया है वो देखा। उसके अलावा अलग अलग पुलिस, बाकी स्टेट्स की पुलिस में भी उनकी तस्वीरें छपवाई, और इसके अलावा 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था उन्होंने, उनका कहना है। और बाकी भी और जगहों पे मॉर्ग में, आपके वक्फ बोर्ड में उन्होंने ये पता किया कि अगर किसी की डेड बॉडी वहाँ पे दफन हुई है हाल में जो नजीब जैसी दिखती है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सारे पहलू देखे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप याद करेंगे तो उनके गायब होने के एक दिन पहले उनके हॉस्टल में कुछ छात्रों से लड़ाई हुई थी। तो नजीब के परिवार का दावा था कि इन्होंने ही उनको गायब किया होगा या कोई चोट पहुंचाई होगी, उसके बाद गायब किया होगा। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने उनके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए कि वो कहाँ पे थे। कुछ 9 छात्र थे जिन पे ऐसा आरोप लगाया गया था। तो सीबीआई ने कहा कि उन्होंने ये सब देखा और देख के भी उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे वो ये बोल सकें कि ये जो 9 छात्र हैं ये नजीब के गायब होने के पीछे थे। और भी उन्होंने बाकी एक वार्डन का स्टेटमेंट था जिसमें वार्डन ने कहा था कि उन्होंने खुद से उनको बाहर जाते हुए देखा था हॉस्टल के करीब 11 साढ़े 11 बजे। तो बस इतना ही सबूत जो था सीबीआई को मिला। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकी उन्होंने और भी कोशिशें की। उसके पहले दिल्ली पुलिस ने भी कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस ने 2 बार जेएनयू का पूरा कैंपस जो था वो पुलिस वालों से, स्निफर डॉग वगैरह से सर्च कराया था कि कहीं उनकी बॉडी वहाँ पे मिल जाए, तो वो भी नहीं मिला। उसके अलावा अखबार में भी उन्होंने तस्वीरें छपवाई थी, मिसिंग पोस्टर्स लगवाए थे। तो सीबीआई का यही कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, पर इसके बाद भी उन्हें नजीब कहाँ गए हैं इसके बारे में कुछ सबूत नहीं मिला। अब बात अगर नजीब की फैमिली की करें, उनके घर वालों की करें, तो वो सीबीआई की इस जांच से बहुत संतुष्ट तो नज़र नहीं आए। उन्होंने उन पे कई आरोप भी लगाए उसके बाद। लेकिन अब जब कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है केस बंद करने के सीबीआई के इस रिपोर्ट को, तो आगे नजीब के परिवार के लिए क्या क्या ऑप्शंस खुले हैं, वो क्या विकल्प है उनके सामने? जी, एक तो उनके पास जो ऑप्शन है जिसके बारे में उन्होंने बात भी की है कि अब वो हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं और वो कोर्ट को ये कन्विंस करें कि नहीं, इसमें तहकीकात सही से नहीं हुई है, और ये दिखाएं कि कुछ पहलू जो हैं वो अभी भी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट होने बाकी हैं, जिससे कि कोर्ट इसको दोबारा खोल सके इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो एक तरीका हुआ। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं। मान लो अगर उनको कोई और इन्फॉर्मेशन मिलता है ऐसे और वो जाते हैं सीबीआई के पास, तो सीबीआई भी फिर इन्वेस्टिगेशन खोल सकती है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी ये लिखा था कि अगर सीबीआई को और कोई सबूत मिलता है तो ये वापस खुद से इन्वेस्टिगेशन खोल सकते हैं और बस कोर्ट को ये बता दे कि इन्वेस्टिगेशन फिर से कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि वो यही राउज एवेन्यू कोर्ट वापस फिर से जाएं और कहें कि हमें भी कुछ अब नया एविडेंस मिला है और इस एविडेंस के कारण आप सीबीआई को बोले फिर से इन्वेस्टिगेट करने। तो ये भी एक ऑप्शन है। बट जो मुझे लगता है, जो हमने जिनसे बात की थी उनके परिवार से, तो अब जो लग रहा है जो ऑप्शन वो लेने वाले हैं वो ये है कि अब कोर्ट
कोई उच्च न्यायालय जाएंगे, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ वो यही कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि फिर से इन्वेस्टिगेशन हो इसमें। नजीब के माता पिता के सामने क्या विकल्प हैं, ये बता रहे थे बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार। आगे बढ़ते हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं और आज उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस साल यानी बीते 6 महीनों में ट्रंप के साथ उनकी ये तीसरी मुलाकात है और ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए इतना ही वक्त हुआ है अदिति। इसके साथ ही नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से भी मुलाकात की। हाँ मानसी, बिल्कुल। और नेतन्याहू का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब गजा में इस सप्ताह युद्ध विराम की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। इसकी वजह भी है। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप ने कहा था कि वो नेतन्याहू के साथ सख्त रुख अपना रहे हैं और उन्हें लगा कि इस सप्ताह गजा में युद्ध विराम पर सहमति बन जाएगी। इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा था, A agreeable and appropriate ceasefire proposal has been sent to Hamas. कैरोलिन कह रही हैं, युद्ध विराम को लेकर एक सहमति योग्य और उपयुक्त प्रस्ताव हमास को भेजा गया है। मैं आपको बता सकती हूं कि इस हफ्ते स्टीव विटकॉफ दोहा जाएंगे और कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ मिलकर बात आगे बढ़ाएंगे ताकि इस जंग को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। और अदिति, ट्रंप भी कहते रहे हैं कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दोनों पक्ष यानी हमास और इसराइल के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, जिस कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे पहले तो ये जो मुलाकात हुई उस पर बात करते हैं अदिति। तो व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद दोनों ने साथ में डिनर किया और इस दौरान ट्रंप ने कहा, Wonderful people, Ron. We've worked together for a long time and we've done well together. We had a great time. ट्रंप ने कहा, हमने लंबे वक्त से साथ काम किया है, हमने साथ में काफी काम किया है और नतीजा शानदार रहा। आगे भी नतीजा अच्छा रहेगा। मानसी, वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का नाम सुझाया है। I want to express the appreciation and admiration not only of all Israelis but of the Jewish people. मैं अपनी और यहूदी लोगों की तरफ से शांति और सुरक्षा की दिशा में काम के लिए खासकर मध्य पूर्व में आपके नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपको वो पत्र देना चाहता हूं जो नोबेल समिति को लिखा है और आपको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। आप ये डिजर्व करते हैं। और इस मुलाकात का एक वीडियो व्हाइट हाउस ने पोस्ट किया है, लेकिन इस मुलाकात की तस्वीरें कम ही देखी गई सोशल मीडिया में। ऐसा क्यों? व्हाइट हाउस से कुछ दूरी पर मौजूद अमेरिका के बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन बता रहे हैं। आमतौर पर मरीन गार्ड्स, सशस्त्र गार्ड होते और प्रधानमंत्री यहाँ वेस्ट विंग में आते और सार्वजनिक तौर पर उनका स्वागत किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ इस बार नहीं हुआ। अब तक की योजना के अनुसार उन्हें ओवल ऑफिस में नहीं ले जाया गया। ऐसे राष्ट्रपति जो अपनी पोजीशन दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने दिखाना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। मुझे लगता है कि ट्रंप संकेत देना चाहते हैं कि वो नेतन्याहू पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पेश की गई डील को स्वीकार किया जाए। वो चाहते हैं कि दोहा में हो रही बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचे, लेकिन वहां दोनों पक्षों की तरफ से मुश्किलें हैं। तो एक तरफ ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात है, लेकिन दूसरी तरफ कतर के दोहा में हमास और इसराइल के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम को लेकर भी बातचीत चल रही है। शुक्रवार को हमास ने कहा था कि उसने मध्यस्थों को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अपनी शर्तें रखी हैं। हालांकि मानसी, ये बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। हमास ने क्या शर्तें रखी, ये बता रहे हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता उरे डेविस। हमास ने मध्यस्थों से कहा कि युद्ध विराम को लेकर वो सकारात्मक और कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जो योजना पेश की गई उसमें हमास ने कुछ बदलाव सुझाए हैं। पहला, सीमित अवधि के लिए अस्थायी युद्ध विराम के बाद पूर्ण युद्ध विराम को लेकर गारंटी। दूसरा, गजा के कुछ इलाकों से इजरायली सेना को बाहर निकाला जाए। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र वाला राहत सामग्री वितरण व्यवस्था लागू किया जाए।
तो जैसा हम बात कर रहे थे, हमास युद्ध विराम को लेकर राजी तो है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं। लेकिन उसकी जो मूल शर्त है, यानी 60 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम और उसके बाद पूर्ण युद्ध विराम की गारंटी। बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन ये कहते हैं कि इसराइल नहीं चाहता कि अमेरिका हमास को इस तरह की कोई गारंटी दे। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि वो अमेरिका के साथ ऐसी डील पर काम कर रहे हैं जिससे फलस्तीनियों को किसी और जगह, किसी और देश में और बेहतर भविष्य मिल पाए। उनका कहना है कि अगर लोग रहना चाहते हैं तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन जो जाना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फलस्तीनी इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। और गजा में किस तरह की बातें हो रही हैं, युद्ध विराम को लेकर किस तरह की बात की जा रही है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। अदिति गजा में बतौर नर्स काम कर रही सफ़ा बताती हैं कि उन्हें अस्थायी युद्ध विराम से काफ़ी उम्मीदें हैं। I truly hope this is the beginning of a real ceasefire. मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि ये पूर्ण युद्ध विराम की शुरुआत हो। 60 दिन कुछ नहीं है, लेकिन हमें सांस लेने की मोहलत मिलेगी और राहत सामग्री यहाँ तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन आपको पता है कि नेतन्याहू हमास के पूरे खात्मे को अपना उद्देश्य बताते रहे हैं और ये भी एक कारण है कि पूर्ण युद्ध विराम तक नहीं पहुंचा जा रहा। अमेरिकी मूल के इस्राएली कीथ सीगल हमास के बंधकों में से एक थे। वो 484 दिनों तक हमास की कैद में रहे। वो कहते हैं कि ट्रंप के दबाव के कारण ही वो छूट सके। I believe he has a lot of strength and power and मुझे लगता है कि उनके पास ताकत है, क्षमता है। वो दोनों पक्षों पर जरूरत के मुताबिक दबाव डाल सकते हैं ताकि समझौता हो, डील पर दस्तखत हो, सभी बंधक वापस आएं और युद्ध खत्म हो। और इस युद्ध को, इस संघर्ष को अब 21 महीने हो गए हैं और अब तक शांति की राह बनती नहीं दिखती। हमास ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि गजा के बड़े हिस्से पर अब उसका नियंत्रण नहीं है। पॉडकास्ट में इस मोड़ पर शामिल करते हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा को। हरेंद्र, ये जानना चाहेंगे, लोगों की बातें आपने सुनी, जंग रुकने की उम्मीद है लोगों को, लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में अब तक मुलाकात के बाद ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर कुछ कहा ना नेतन्याहू ने, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, यहाँ पर तो काफी उम्मीद लोगों में है कि संघर्ष विराम शायद हो। बातें कुछ इसी तरह की इस मुलाकात के पहले होती रही हैं। इस तरह के, जिस तरह के बयान आए ट्रंप के तरफ से या फिर नेतन्याहू की तरफ से भी बयान जो आए हैं, यहाँ पर उन्होंने एक तरह से आश्वस्त भी किया बंधकों के परिवारजनों को और कहा कि वो काफी करीब हैं और कुछ इस तरह का फैसला लिया जा सकता है कि काफी बड़ी मात्रा में, उन्होंने बगैर कोई संख्या बताए हुए ये इशारा किया कि काफी बड़ी संख्या में जो है बंधकों की रिहाई हो सकती है। तो इससे भी काफी उम्मीद जगी है। तो देखें, दरअसल यहाँ पर 3 बड़ी अहम जो है हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे लोगों में भी काफी उम्मीद बनी है। एक तो पहली बात यह है कि नेतन्याहू पहली बार जो है अपने पद को लेकर के, अपनी कुर्सी को लेकर के आश्वस्त से दिख रहे हैं। उन जो इसराइल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है ईरान और हिजबुल्लाह के फ्रंट पे, उसको लेकर के उनकी लोकप्रियता पहली बार बहुत ज्यादा पहले से बढ़ी हुई नजर आ रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर उनकी सरकार जो है वो काफी अब एक स्टेबल जो है नजर आ रही है। यहाँ पर न सिर्फ गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं वो अपना सपोर्ट उनसे वापस लेने में कतराती हुई नजर आ रही है, बल्कि यहाँ पर विपक्ष ने भी कर रखा है कि अगर कोई बंधकों को लेकर के कोई डील होती है तो वो उस डील का समर्थन करेंगे, वो सरकार के साथ खड़े रहेंगे और अगर सरकार पर किसी तरह का खतरा मंडराता है तो वो उसको सपोर्ट करते हुए उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके अलावा भी एक जो बहुत अहम डेवलपमेंट है इस फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर देखें तो वो ये है कि अगर पहले यहाँ पर जो है विपक्ष और यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इलेक्शन की मांग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि चुनाव कराए जाए। अब यहाँ पर नेतन्याहू की जो टीम है वो कह रही है, वो इस बात पर जो है विचार कर रही है कि नेतन्याहू जो है वो अर्ली इलेक्शन करवाएं, वो पहले चुनाव करवा ले। तो उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता जो है एक अहम कारण के तौर पर आप देख सकती हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर हमास काफी कमजोर हुआ है। हमास ने इस बात को जो है उसका खुल करके उसको स्वीकार भी कर लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 65% जो गजा है वो अब इसराइली मिलिट्री कंट्रोल में है, इसराइल के नियंत्रण में आ चुका है। हमास जो है वो भी डील करने के लिए काफी हद तक जो तैयार दिख रहा है। उसकी तरफ से बहुत बड़ी मांग जो है वो राहत सामग्री को लेकर के हो रही है।
उसका ये मानना है कि अगर राहत सामग्री लोगों तक पहुंचने लगी तो शायद जो है वहां पर लोगों की स्थिति जो है वो थोड़ी बेहतर हो, और उससे हो सकता है कि उसकी गिरी हुई जो साख है वो फिर से उसको बचाने में वो कामयाब हो जाए। और तीसरी अहम बात जो है यहाँ पर कुछ लोग जो कह रहे हैं वो ये है कि इस बार पहली बार ट्रंप भी जो है काफी हद तक तटस्थ नजर आ रहे हैं। वो भी ऐसा उनकी ओर से भी प्रयास जो है इस बार माना ये जा रहा है कि वाकई ट्रंप प्रशासन में जो शामिल लोग हैं वो काफी दबाव डाल रहे हैं इसराइल पर कि अब जो है जब इसराइली यहाँ पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल के जितने भी सिक्योरिटी गोल्स थे वो सारे फुलफिल हो चुके हैं, वो पूरे हो चुके हैं, तो अब इसराइल के लिए आगे जो है लड़ाई करना जो है वो उचित नहीं है और इसराइल को अब ये युद्ध बंद करना चाहिए, संघर्ष विराम होना चाहिए। जी, तो ये थे यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। आगे ट्रंप और नेतन्याहू की क्या बातचीत हुई, क्या नतीजा निकला, इसकी जानकारी आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और अब बात करते हैं साप्ताहिक पेशकश पैसा वसूल की। अदिति, नेशनल हाईवे पर फास्टैग इस्तेमाल करने वाले प्राइवेट वाहन के चालक भी अब चाहें तो स्पेशल पास बनवा सकते हैं, और हाल ही में केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। इसके लिए जो मियाद रखी गई है वो है 1 साल। मानसी, केंद्र सरकार का कहना है कि ये स्कीम हाईवे पर सफर को आसान और किफायती बनाएगी। बीबीसी संवाददाता प्रेरणा से समझते हैं कि ये स्कीम क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं और असल में इसका कितना फायदा होगा। दरअसल देश भर के नेशनल हाईवे पर फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने हाल में एक अहम घोषणा की। अब प्राइवेट वाहन चालक चाहें तो स्पेशल पास बनवा सकते हैं। इसकी मियाद 1 साल रखी गई है। ऐसा कहा गया कि ये स्कीम हाईवे पर सफर को आसान और किफायती बनाएगी। सरकार ने 3,000 रुपए का सालाना फास्टैग NHAI टोल पास सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। देश भर में ये 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसके फायदे और विशेषताओं की बात करें तो सालाना पास 3,000 रुपए का होगा। 1 साल में 200 ट्रिप के लिए वैध होगा। एक ट्रिप का मतलब 1 टोल पार करना है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसका फायदा मिलेगा। इस स्कीम के लिए केवल प्राइवेट और गैर कॉमर्शियल वाहन ही एलिजिबल हैं। टोल प्लाजा पर वेटिंग पीरियड कम करना, भीड़ घटाना, किफायती बनाना जैसे मकसद को पूरा करने के लिए इसे लाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये पास लागू कब से होगा और इसे ले कैसे सकते हैं। तो प्राइवेट गाड़ियों के लिए ये पास 15 अगस्त से प्रभावी होगा। इसे राजमार्ग यात्रा ऐप, NHAI की वेबसाइट और परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से एक्टिव और रीन्यू किया जा सकेगा। इसके लिए जल्द ही एक लिंक का विकल्प मिलेगा। 200 ट्रिप का क्या मतलब है? इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में बताया था कि फास्टैग सालाना पास के तहत एक ट्रिप का मतलब 1 टोल को क्रॉस करना होगा। इस तरह एक सालाना पास से 1 साल के अंदर 200 टोल प्लाजा को बेरोक टोक पार किया जा सकेगा। सवाल ये भी कि टोल फीस में कितना फायदा होगा। तो अभी टोल प्लाजा पर अलग अलग टैक्स लगता है, जैसे किसी पर 50 रुपए, किसी पर 80 तो किसी पर 100 रुपए। लेकिन दावा है कि इस पास के जरिए औसत टोल टैक्स महज 15 रुपए पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर एक टोल पर औसत 50 रुपए भी टोल देते हैं तो 200 प्लाजा के हिसाब से 10,000 रुपए का कुल टोल हुआ। लेकिन इस पास के जरिए महज 3,000 रुपए में 200 टोल पर सफर किया जा सकेगा। क्या ये देश में सभी हाईवे पर लागू होगा? फास्टैग सालाना पास का फायदा देश में मौजूद NHAI के सभी हाईवे पर मिलेगा। ध्यान रखिए कि ये पास सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए है, स्टेट हाईवे या फिर लोकल टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। पर सवाल उठता है कि ये काम कैसे करेगा। तो ये पास रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक पर काम करने वाले मौजूदा फास्टैग सिस्टम से जुड़ा होगा। फास्टैग में पहले सालाना पास एक्टिव करना होगा। एक बीच में 60 किलोमीटर जैसा कुछ टोल विवाद हुआ था, वो क्या है और ये यहाँ जानना जरूरी क्यों है? तो दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2022 में कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 टोल प्लाजा के बीच में कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी अगर आप एक टोल प्लाजा से होकर गुजरे हैं और 60 किलोमीटर से पहले ही आपको दूसरा टोल प्लाजा मिल जाता है तो ये अवैध है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था कि बार बार टोल चुकाना न पड़े। लेकिन बहुत से लोगों ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान को अलग तरीके से पेश किया। कई लोगों ने कहा कि घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर टोल फ्री रहेगा, जबकि सरकार ने ये नियम 2 टोल प्लाजों के बीच की दूरी के लिए तय किया था। लेकिन जिनके घर टोल प्लाजा के पास हैं, उनके लिए अलग से मंथली पास बनवाने की सुविधा शुरू की गई थी ताकि उन्हें बार बार टोल न देना पड़े।
अब सालाना पास बनाने के बाद उन्हें मंथली पास की जरूरत नहीं होगी। इस पास को शुरू करने का मकसद क्या है? सरकार ने किस सोच के साथ इसे शुरू किया है? तो इस पास का मकसद टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ कम करना, फास्टैग संबंधी विवादों को घटाना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और हाईवे पर सफर को आसान बनाना है। ये पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनइंटरप्टेड और किफायती यात्रा सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही टोल सिस्टम में सुधार के और क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो सरकार बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम पर काम कर रही है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग का उपयोग किया जाएगा। चुनिंदा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर इसका ट्रायल भी चल रहा है। इसमें वाहनों की नंबर प्लेट को पहचान कर अपने आप ही टोल काट लिया जाएगा। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी बुधवार शाम को। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट से। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। मुझे और मानसी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।